दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर, शॉर्ट में इसको डीएससी बोलते हैं। जिस प्रकार से टीटीए, टीजीए दोनों थर्मल एनालिटिकल टेक्निक है, उसी प्रकार से डीएससी भी एक प्रकार की थर्मल एनालिटिकल टेक्निक है। अब डीएससी क्या होती है, इसको मैं थोड़ा-सा इसका इंट्रो कर देता हूँ। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि 2 अलग-अलग फर्नेस ली जाती है। एक फर्नेस भी ले सकते हैं हम, लेकिन जनरली डीएससी के लिए 2 अलग-अलग फर्नेस का यूज़ किया जाता है। बल्कि डीटीए में एक ही फर्नेस ली जाती है। ये दोनों फर्नेस में ये 2 क्या होते हैं, सैंपल होल्डर या पोर्ट। देखिए, एक होता है सैंपल के लिए और एक पोर्ट होता है रेफरेंस मटेरियल के लिए। यहाँ पर इसमें लगा रहता है हीटर, जिससे इसको टेम्परेचर मिलता है। क्या है? हीटर। क्लियर? और यहाँ पर इसके ऊपर रहता है टेम्परेचर सेंसर। क्या लगा रहता है? टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर का मतलब हुआ थर्मामीटर। थर्मामीटर। क्लियर? अब ये है सैंपल मटेरियल, इसमें हम रखते हैं जिसका डीएससी करना हो सैंपल मटेरियल को। और रेफरेंस मटेरियल यदि हमको वेल नोन पता हो तो रख देते हैं, वरना इस पोर्ट को खाली भी रख सकते हैं। अब इन दोनों को हम क्या प्रोवाइड कराते हैं हीटर के द्वारा? टेम्परेचर। और ये ध्यान रखा जाता है डीएससी में कि सैंपल मटेरियल एवं रेफरेंस मटेरियल दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? ये सबसे बड़ी है। तो फिर इसमें जैसे आपने टेम्परेचर दिया कि इस दोनों का यहाँ तो टेम्परेचर कितना हो? 15 डिग्री या हो 100 डिग्री दोनों का, या फिर दोनों का हो 150 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब सैंपल मटेरियल एवं रेफरेंस मटेरियल में दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? अब जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया, इसमें क्या चालू हो जाएगी? रिएक्शन। इस रिएक्शन जैसे रिएक्शन प्रोसीड हुई, रिएक्शन 2 प्रकार की हो सकती है, एक्ज़ोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब माना कि रिएक्शन कौन-सी चालू हुई? एक्ज़ोथर्मिक। जब एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो टेम्परेचर रिलीज़ होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका हीट फ्लो यहाँ से टेम्परेचर कम करना पड़ेगा ताकि इसका डिफरेंस क्या रहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के बेसिस पर हम दोनों का क्या निकाल लेते हैं? हीट फ्लो का डिफरेंस। इसका डिफरेंस हीट फ्लो, इसने ज़्यादा ली है, हीट कम ली। क्लियर? इसी के बेसिस पर माना कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, तो इसने हीट क्या करेगा? एब्ज़ॉर्ब करेगा। हीट एब्ज़ॉर्ब करने के कारण इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसको एडिशनल क्या देनी पड़ेगी? हीट देनी पड़ेगी। इसीलिए तो इसमें इस बार जो ग्राफ आता है, इसके बीच में हीट फ्लो एंड टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ आता है, इस प्रकार से आता है। अगर ये अपवर्ड हुआ, मैक्सिमा आया, इसका मतलब डीटीए में क्या होता था? ये एंडोथर्मिक होता था। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा? ये डीटीए में एक्ज़ोथर्मिक होता था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ये एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि जब हीट उसने एब्ज़ॉर्ब की तो एडिशनल हीट दी, तो हीट रेफरेंस मटेरियल से ज़्यादा हीट गई इसके पास। और यदि एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन थी, इसने हीट सिंपल मटेरियल ने हीट जो ग्रहण करी है, वो रेफरेंस मटेरियल से कम ग्रहण करी है, इसलिए किसके लिए होगा? एक्ज़ोथर्मिक के लिए मिनिमा। क्लियर? अब इन्हीं इंट्रो के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डीएससी को। तो सबसे पहले आते हैं इसकी हिस्ट्री पर। तो इसकी हिस्ट्री को देखा जाए, तो इस टेक्निक को सर्वप्रथम किसने डेवलप किया था? ई.एस. वेस्टन एंड एम.जे. नेल ने 1962 में इसको डेवलप किया था। ठीक है? इसने इसको कहाँ प्रेज़ेंट किया था? एक कॉन्फ्रेंस थी, इसके ऊपर एनालिटिकल एंड एप्लाइड स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर पिट्सबर्ग में एक कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में इसने इसको क्या किया था? प्रेज़ेंट किया था।
इसको डीएससी को, क्लियर? लेकिन इसका जो यूज़ किया है, सर्वप्रथम डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर का जो यूज़ किया है, वो बायोकेमिस्ट्री में किया है और किसने किया है? पीएल प्राइवेलोव ने 1964 में किया है, 1964 में, क्लियर? तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है कि किसने तो डेवलप किया है और इसका सर्वप्रथम यूज़ किसने किया है, क्लियर? तो इसके प्रिंसिपल बात है। मैं इंट्रो में ही समझा रहा था आपको कि मेजरिंग द डिफरेंस इन हीट फ्लो बिटवीन सैंपल एंड रिफरेंस मटेरियल एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और टाइम अंडर कंट्रोल हीटिंग और कूलिंग कंडीशन। हम क्या देखते हैं यहाँ पर सैंपल और रिफरेंस मटेरियल का हीट फ्लो का डिफरेंस और किसके किसके फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को क्या रखते हैं हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करते हुए सैंपल और रेफरेंस का क्या देखते हैं हम हीट फ्लो का डिफरेंस। उसी पर है ये बेस्ट डीएससी। द आउटपुट इज मेजर्ड एंड प्लॉटेड अगेंस्ट टेम्परेचर और टाइम टू गेट ए थर्मोग्राम। मतलब जो आउटपुट है उसको किसके बीच में प्लॉट करते हो? हीट फ्लो, हीट फ्लो एंड टेम्परेचर और क्या ले सकते हो आप? टाइम भी ले, क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हियर सैंपल एंड रेफरेंस मटेरियल आर हीटेड बाय सेपरेट हीटर in such a way that their temperature are kept equal while these temperature are increased or decreased linearly। मतलब क्या है कि आप सैंपल अलग-अलग पोर्ट में लिया, अलग-अलग फर्नेस में लिया, क्लियर? ये अलग-अलग फर्नेस में आपने लिया था। सैंपल मटेरियल और ये रिफरेंस मटेरियल। रिफरेंस मटेरियल वाला पोर्ट यदि आपको सूटेबल रिफरेंस मटेरियल मिल जाए तो आप ले लो, वरना इसको आप खाली भी यूज़ कर सकते हो, क्लियर? डीएससी में। अब इसको लिए अलग हीटर यूज़ कर रहे हो, इसके लिए अलग हीटर यूज़ कर रहे हो। दोनों को क्या दे रहे हो? हीट दे रहे हो और दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर इसका मतलब है दोनों का टेम्परेचर क्या चलना चाहिए? इक्वल। जब टेम्परेचर इक्वल चलेगा और इसमें रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक अथवा एक्ज़ोथर्मिक, तो हीट फ्लो अलग-अलग हो जाएगा। इस हीट इसने कितनी हीट एब्ज़ॉर्ब की और इसने कितनी हीट एब्ज़ॉर्ब की, इन दोनों के डिफरेंस को क्या देखे थे हम? हीट फ्लो का डिफरेंस मेज़र कर लेंगे, क्लियर? तो अब देखिए मैंने इंट्रो में समझाया था आपको ड्यूरिंग हीटिंग 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन कैन बी टेक्स प्लेस, पहली एंडोथर्मिक, दूसरी एक्ज़ोथर्मिक। वन बाय वन इनको समझ लेते हैं। आइए एंडोथर्मिक रिएक्शन। Endothermic reaction occurs if sample absorb some amount of heat during phase transition। देखो इसको यूज करते हो आप ट्रांजिशन के टाइम पे। जनरली एक इम्पोर्टेंट बात है डीएससी का यूज आप ट्रांजिशन के लिए करते हो। ट्रांजिशन में लिक्विड से सॉलिड जा रहा हो, सॉलिड से लिक्विड, एक फेज से दूसरी फेज में ये क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा हो। इससे आप आराम से पता कर सकते हो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा और इसके जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की वो क्या-क्या होगी। तो देखिए, ये एंडोथर्मिक के बारे में समझते हैं, ऑब्ज़र्व होएगी। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन मोर एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन 0 टेम्परेचर। डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड रेफरेंस ये वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको एडिशनल हीट देनी पड़ेगी, उसको सैंपल मटेरियल को। जैसे इधर 10 किलो जूल दे रहे थे आप, इधर भी 10 किलो जूल दे रहे थे। लेकिन 0 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए इस बार इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, तो इसको 10 किलो जूल ही मिलेगी, लेकिन इधर कितनी देनी पड़ेगी आपको? 15 किलो जूल, क्योंकि 5 तो इसने एब्ज़ॉर्ब कर लिए। तो कितने का डिफरेंस आ गया? 5 किलो जूल का। क्लियर? ये ये कहना चाह रहा था ये। एंडोथर्मिक रिएक्शन इज़ शोन बाय अपवर्ड पीक या इसको बोल सकते हैं हम मैक्सिमा। क्लियर? अब एग्ज़ाम्पल है इसके, वो है मेल्टिंग, बॉइलिंग, सब्लिमेशन एंड वेपोराइज़ेशन। सब के सब कौन से उदाहरण है ये? एंडोथर्मिक। सबके लिए आपको हीट एब्ज़ॉर्ब होएगी, तब आपको रिज़ल्ट मिलेगा। क्लियर? आते हैं एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन।
एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन occurs if sample releases some amount of heat during phase transition। क्या करेगा इस बार ये रिलीज़ कर रहा है किसको? हीट को। फेज ट्रांजिशन हम देखेंगे ट्रांजिशन पर ही, क्लियर? इन एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन लेस एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन जीरो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड रिफ्लेक्ट। इस बार क्या है, इस बार ऐसा है कि जो 2 पोर्ट थे, ये 2 पोर्ट, यहाँ से आप हीट का ये सोर्स है, टेम्परेचर सोर्स है। तो यहाँ से हीट प्रोवाइड करा रहे हो एनर्जी के रूप में। इसको 10 किलो जूल दी है। इसमें ऑलरेडी एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन हो रही है अंदर। इसको इस बार कितनी प्रोवाइड कराओगे आप? मान ला जाए 7 किलो जूल एनर्जी ही देनी पड़ेगी 0 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए। क्लियर? आ गया दोनों का डिफरेंस 3। आइए समझ में। एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन इज़ शोन बाय डाउनवर्ड पीक। क्यों? क्योंकि इस बार जो हीट दी है आपने, वो रेफरेंस मटेरियल से कम दी ना। तो एक रेफरेंस मटेरियल को ये मानते हम, रेफरेंस मटेरियल को हम ये मानते हैं 0। जो इस बार सैंपल की आएगी वो इससे नीचे आएगी कि नहीं? तो क्या मिलेगा? डाउनवर्ड पीक, या फिर इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको? मिनिमा। क्लियर? अब इसके जो एग्ज़ाम्पल है वो है क्रिस्टलाइज़ेशन, डिग्रेडेशन और पॉलीमराइज़ेशन। क्लियर? इन सब के लिए ये सब क्या है? एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन के उदाहरण। अब आते हैं हम डीएससी कर्व पर। कुछ डीएससी कर्व तो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ और देख लीजिए। देखो, यहाँ पर जो डीएससी कर्व है वो क्या है? ये इस प्रकार से मान लिया जाए, ये इस प्रकार डीएससी कर्व। ये 2 है, एक तो इसका कितनी हाइट तक जा रहा है, ये बताएगा इंटेंसिटी को। क्लियर? अभी शार्प हो सकता है पीक, और ब्रॉड हो सकता है। एक ये इसके अंदर का एरिया का क्या है? क्लियर? ये बताएगा आपने कितनी हीट एब्ज़ॉर्ब की है, या एंथैल्पी चेंज कितना हुआ। क्लियर? देखिए, द रिजल्ट ऑफ डीएससी एक्सपेरिमेंट इज ए कर्व ऑफ हीट फ्लक्स वर्सेस टेम्परेचर और वर्सेस टाइम। हीट फ्लो वर्सेस टेम्परेचर और टाइम के बीच का क्या है? ये कर्व है। क्लियर? देयर आर टू डिफरेंट कन्वेंसेशंस। कौन-कौन से? द एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग इक्वेशन। हम जनरली इसे फेज ट्रांजिशन में यूज़ कर रहे थे, जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक फेज से दूसरे फेज में जो ट्रांजिशन हुआ उसके दौरान जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या कैसे शो करेंगे? डेल्टा एच इज इक्वल टू के ए। अब देखिए यहाँ पर के क्या है और ए क्या? डेल्टा एच तो आप समझ गए, दी एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, आराम से निकाल सकते हो आप। और के क्या? कैलोरीमेट्रिक कांस्टेंट, और ए क्या? एरिया अंडर द पीक। जो आपको कर्व मिलता है वो इस प्रकार से ही मिलता है, जो मैंने आपको समझा दिया। ये देखिए, हम निकाल लेते हैं ये एरिया। ये आपको देता था एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, क्या देता है? ये एरिया अंडर द कर्व, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन डेल्टा एच के इंटू ए। क्लियर? ये जो मिला है आपको मैक्सिमा, किसके लिए मिला है? ये मिला है आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। और जो मिनिमा मिला है आपको, ये किसके लिए मिला है? एक्सोथर्मिक थर्मिक रिएक्शन के लिए। क्लियर? देखिए, आगे बढ़ते हैं और इसके इंस्ट्रूमेंटेशन पर आते हैं। किसी भी टेक्निक कह लिए उसका इंस्ट्रूमेंटेशन हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। तो डीएससी के इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो ये निम्न से बना हुआ था, फॉलोइंग कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इसमें सैंपल होल्डर, एक होती है फर्नेस जिससे आप टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हो। सैंपल होल्डर्स में क्या रखते हो? सैंपल मटेरियल को और रेफरेंस मटेरियल को। एक रहता है टेम्परेचर सेंसर, जो टेम्परेचर आप प्रोवाइड करवाओगे उस टेम्परेचर को मेजर तो करोगे ना। उस मेजर करने के लिए क्या रहता है? टेम्परेचर सेंसर के रूप, मतलब थर्मामीटर। क्लियर? क्या लगा रहता है? थर्मामीटर। एक होता है एम्पलीफायर, जो इसको क्या करता,
बूस्ट करता है। एक होता है डाटा एक्विजिशन सिस्टम, जो आपके डाटा मिले हैं उनका क्या करता है, एनालाइज़ करता है और आपको पिक्स प्रोवाइड कराता है। ये रहता है सीपीयू, कंप्यूटर वगैरह-वगैरह, है ना? अब आ जाते हैं हम इसके एक सिस्टमैटिक डायग्राम पर, इंस्ट्रूमेंट। ये है देखो अलग-अलग, एक ही फाइनेंस ले सकते हैं या अलग-अलग फाइनेंस में 2 क्या होते हैं, पोर्ट या सैंपल होल्डर। एक है रेफरेंस की, देखिए, एक है आपके पास सैंपल की पोर्ट। अब रेफरेंस मटेरियल अगर आपके पास अवेलेबल है सूटेबल तो यूज़ कर लो, वरना इसको क्या यूज़ कर सकते हैं, एम्पटी खाली भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? ये होता है हीट रजिस्टर, थर्मोकपल होता है जो टेम्परेचर दे रहा हो, थर्मोकपल ये है एक ये, और हीटर। क्लियर है ना? जैसे टेम्परेचर जा रहा है और ये थर्मोकपल, दोनों को बराबर टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है? यहाँ से आपको मिला, जो आपको डिफरेंस आया है हीट फ्लो का, उसको एम्पलीफाई किया। एम्पलीफाई को टेम्परेचर रिकॉर्डिंग में गया और टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ हीट फ्लक्स रिकॉर्डिंग में गया। ठीक है? और यहाँ से उसके बेसिस पर टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस है, और ये यहाँ से हीट ड्राइवर, और किससे जुड़ा हुआ है ये, सीपीयू से। क्लियर? ये आपको हो गया इंस्ट्रूमेंटेशन। अब एक-एक वन बाय वन समझ लेते हैं। सैंपल होल्डर को क्या कहते हैं? सेल भी कहते हैं। ये किसकी बनी हुई होती है? ये देखो सैंपल होल्डर का नाम से समझ गए कि क्या रखते हैं, या तो सैंपल हो इसमें या रेफरेंस मटेरियल, दोनों को रखेंगे ना। और किसकी बनी हुई होती है? ये कॉपर और अथवा एल्यूमीनियम की बनी हुई होती है, जो गुड थर्मल कॉन्टैक्ट होती है और हाई कंडक्टिविटी मटेरियल होता है। क्लियर? मतलब बीच में कहीं भी हीट का लॉस नहीं होना चाहिए। दिस सैंपल एंड रेफरेंस आर प्लेस्ड इन सेपरेट कंपार्टमेंट एंड आर हीटेड साइमल्टेनियसली। ये इंपॉर्टेंट है। बार-बार बोल रहा हूँ मैं आपसे कि डीएससी में 2 अलग-अलग कंपार्टमेंट होते हैं, दोनों को अलग-अलग टेम्परेचर सोर्स से टेम्परेचर प्रोवाइड कराया जाता है। बल्कि डीटीए में एक ही फर्नेस में 2 सैंपल होल्डर थे, एक में रेफरेंस रहता था, एक में मटेरियल रहता था। क्लियर? फर्नेस, फर्नेस इज़ यूज्ड टू हीट द सैंपल and the reference material. The furnace is usually made up of a high temperature resistant material such as ceramic or graphite. यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकता है। तो टेम्परेचर ऑफ फर्नेस कैन बी कंट्रोल वेरी प्रेसियसली एंड मोस्टली रेंज फ्रॉम कितना से कितना तक आप कंट्रोल कर सकते हो, माइनस 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। बहुत बड़ी रेंज होती है, बहुत बड़ी। तो इससे अनुमान लगा सकते हो आप, ये हाईली प्रीसियस मेथड है। एक होता है टेम्परेचर सेंसर फिर। टेम्परेचर सेंसर क्या यूज़ है? मेजर द टेम्परेचर ऑफ सैंपल एंड रेफरेंस मटेरियल। इट इज़ अटैच्ड टू द सैंपल एंड रेफरेंस कंपार्टमेंट टू मेजर देयर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाओगे तो दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है 0 कैसे मेंटेन करोगे? 0 डिग्री। क्लियर? एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का काम है इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। सिग्नल मान लिया जाए आपका सिग्नल बहुत कम आ रहा है सारा, इसको आप क्या करोगे, एम्पलीफायर की सहायता से इसको इंक्रीज कर दोगे, इंटेंसिटी बढ़ा दोगे। इंटेंसिटी बढ़ाने के कारण इसका एरिया बढ़ जाए अंडर द कर्व, और आप इसका आराम से एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है ना? क्लियर? वो और होता है एक डाटा एक्विजिशन सिस्टम पांचवा, जो है सीधा सीधा सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्लियर? अब देखिए टाइप ऑफ डीएससी डिवाइसेस। जो डीएससी डिवाइसेस होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है हीट फ्लक्स डीएससी और एक है पावर कंपेंसेशन डीएससी। इसके मैं ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाऊँगा, लेकिन इसको समझाने की कोशिश तो करूँगा क्योंकि यहाँ से आपके दोनों से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, हीट फ्लक्स में क्या होता है कि यहाँ पर एक ही टेम्परेचर सोर्स से आपके दोनों कंपार्टमेंट जुड़े हुए होते हैं। दोनों कंपार्ट एक ही टेम्परेचर सोर्स, देखो ये, एक ही हीटर से। बल्कि पावर कंपेंसेटेड मेथड में क्या होता है कि एडिशनल हीटर लगा होता है। एक तो ये लग रहा, और इसके अलावा एक एडिशनल ये है। देखिए, ये इसमें एक हीटर है। इसमें उस मेन हीटर के अलावा एक एडिशनल हीटर और लगा हुआ होता, जो कम ज़्यादा हीट करने के काम आ जाता। ये दोनों सेम चल रहे। मान लिया जाए एंडोथर्मिक हुई, या एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन हुई,
तो इस हीटर के द्वारा यहाँ तो इसका टेम्परेचर कम कर दे या फिर इसका बढ़ा दे। क्लियर? ये दोनों का मेन डिफरेंस। बाकी इनका दोनों का मैंने कुछ लिखा है, वो भी देख लेते हैं। हीट फ्लक्स में क्या होता है? इन दिस डिफरेंस इन हीट फ्लो into sample and reference material is measured while the sample temperature is changed at a constant rate. Both sample and reference are heated by a single heating unit. है ना, ये important है, single heating unit. Clear? The differential heat flow to the sample and reference is monitored by Cromwell constant area thermocouple द्वारा मेंटेन किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? अब दूसरी है हमारे पास, वो है पावर कंपनसेशन डीएससी। ये क्या होता है? ये होता है इन दिस द सैंपल एंड रेफरेंस मटेरियल आर हीटेड सेपरेटली एंड कंटिन्यूअसली मेंटेन्ड एट सेम टेम्परेचर। देखिए मेन यहाँ से पता चलेगा आपको, बोथ सैंपल एंड रेफरेंस आर हीटेड बाय टू डिफरेंट हीटर्स पब्लिक हीटिंग यूनिट्स। तो अलग अलग हीटर रहते हैं ना। It- this DSC has lower sensitivity and capable for higher resolution than heat flux DSC। क्लियर? अब देखिए इसके बाद इसकी एप्लीकेशन पार्ट पर आते हैं। इसकी एप्लीकेशन अलग अलग फील्ड में अलग अलग है। जैसे एक है पॉलीमर में, DSC is widely used in polymer science to investigate the thermal property of polymers। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने टेम्परेचर तक पॉलीमर स्टेबल है, कितने पर उसके जो पॉलीमर चेन है के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम होने लग जाएगा। इसका मतलब है कि पॉलीमर चेन दूर दूर होने लगी, मतलब पॉलीमर डिग्रेड होने लग जाएगा। ठीक है? इसी प्रकार फार्मास्यूटिकल में देखिए, दिस इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू स्टडी द थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग कंपाउंड्स एंड फॉर्मुलेशंस। क्लियर? फूड साइंस में आइए, DSC is used in the food industry to study thermal property of food product। Environmental साइंस, में क्या है कि वेरियस एनवायरमेंटल सैंपल्स लाइक सोइल, सेडिमेंट्स एंड पोल्यूटेंट्स का जो है थर्मल बिहेवियर, उसका स्टडी की जाती है किसके द्वारा? DSC के द्वारा। मटेरियल साइंस पर आ जाइए, DSC is used in material science to investigate the thermal behavior of various materials like metal, ceramic and composites। क्लियर? एनर्जी स्टोरेज में आइए, इंडस्ट्री इन्वेस्टिगेट थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ बैटरी मटेरियल। ये इंपॉर्टेंट है। अब आए आते हैं लिमिटेशन ऑफ DSC पे। जो लिमिटेशन है वो एक है लिमिटेड सैंपल साइज। वो है दिस साइज ऑफ सैंपल यूज्ड इन DSC एनालिसिस जनरली this is very sensitive when small change in sample and crucible occur। जिस क्रूसिबल में आप सैंपल रख रहे हो उसमें क्या होना चाहिए? स्मॉल चेंज, मतलब दोनों के अच्छी कॉन्टेक्ट में होना चाहिए। स्मॉल चेंज ना, स्मॉल चेंज कभी बहुत बड़ा अंतर आ सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखा जाता है क्योंकि ये DSC क्या है, वेरी सेंसिटिव। क्लियर? और एक तो ये है, दूसरा लिमिटेड रिजोल्यूशन। The sensitivity of DSC is limited by the heat flow rate and the heat capacity of sample। That is DSC is sensitive to heating rate। बिल्कुल है। बेस लाइन ड्रिफ्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। DSC measurements are often affected by baseline drift which result from instability of instrument or the presence of impurities in the sample। तो कि सैंपल में कुछ इम्प्योरिटी है या इनस्टेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर? सैंपल प्रिपरेशन, किसी भी एनालिटिकल टेक्निक को यूज़ करते हो तो उसके लिए सबसे बड़ा टास्क होता है कि उस जिस सैंपल का आप जिस मटेरियल का आप ये एनालिटिकल कर रहे हो, एनालिटिकल डाटा लेना चाहते हो, उसका सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपरेशन वेरा मतलब हार्ड प्रोसीजर है। देखिए सैंपल प्रिपरेशन इज़ क्रिटिकल इन DSC कैलिब्रेशन। दिस इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी कैलिब्रेटेड टू इंश्योर एक्यूरेट मेजरमेंट। ये तो होता ही है। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा।
देखो, डीएससी डाटा कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। अगर इंटरप्रेट ही नहीं कर पाए तो कैसे पता चलेगा आपको कि कौन-सा कंपाउंड क्या प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन स्टेट में, ठीक है? आगे है डीएससी सिंपल टेस्ट। सिंपल टेस्ट मतलब किस-किस के लिए यूज़ करते हैं, वो है पॉलीमर, प्लास्टिक, मोनोमर्स, इलास्टोमर्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स। क्लियर? तो मैं आशा करता हूँ कि आपके ये समझ में आया होगा डीएससी, और इस मेरे वीडियो को देखने के बाद आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएँगे। ये मुझे आशा है। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। डीएससी टॉपिक आपके कंप्लीट होता है। धन्यवाद।